हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज हम एमपीपीएससी के बारे में बिल्कुल जीरो से जानेंगे। एमपीपीएससी क्या होता है, कैसे तैयारी करनी है, हर एक चीज, हर एक छोटा डाउट जो किसी भी स्टूडेंट के मन में आ सकता है, मैं अपने तरफ से पूरे के पूरे क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश करूंगी। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन रह जाता है, आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है, तो फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल सामान्य भाषा में एक एक चीज इंक्लूड करने की कोशिश करूंगी एमपीपीएससी के बारे में। जो बिल्कुल अभी तैयारी करने का सोच रहे हैं एमपीपीएससी के लिए, तो वो उनके लिए जरूरी है। साथ ही साथ जिन्होंने अभी बिल्कुल तैयारी शुरू ही की है, उन सब के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ ये उनके लिए भी जरूरी है जो तैयारी कर रहे हैं, जो इस फील्ड में आ चुके हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम नोटिफिकेशन अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, या हमें बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हम नहीं जान पाते या इग्नोर कर देते हैं। तो आज हम बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज जानेंगे, तो आपको लास्ट तक अच्छे से देखना है। हर एक छोटी सी चीज जो आपको जाननी चाहिए एमपीपीएससी की प्रिपरेशन में, हम उन सब चीजों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो यही बात आती है कि एमपीपीएससी में मतलब ये पूरा जो है, ये क्या है, ये आपका एक रणभूमि की तरह है। आप वहां युद्ध करने जा रहे हैं, है ना। लास्ट में आपको जो गोल है वो है आपका डेप्यूटी कलेक्टर बनना। तो इसमें आपको 3 फेजेस जो है, 3 चरणों को पार करना पड़ेगा। सबसे पहला जो आपका चरण है वो है प्रीलिम्स। उसके बाद आता है मेंस। जब आप प्रीलिम्स को क्रॉस करके जाएंगे, मतलब प्रीलिम्स जो है आपका एक बॉर्डर हुआ, उसको पार करके आप जाएंगे, आप मेंस में जाएंगे, मेंस देंगे, उसमें सिलेक्ट होंगे, उसके बाद आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए। और ये तीनों चरण पार करके ही आप अपने गोल को, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर बात आती है कि प्रीलिम्स जो है, मतलब बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि यही डाउट रहता है कि जो आपका प्रीलिम्स है वो मतलब लोगों को लगता है कि उसके मार्क्स जो है वो ऐड होते हैं आपके टोटल जब रैंक बनती है तब। तो याद रखना है ये चीज कि प्रीलिम्स जो है आपका वो सिर्फ क्या होता है, ये मेरिट लिस्ट बनती है, कट ऑफ आता है, उसके हिसाब से आप क्या करते हैं, सिर्फ क्वालिफाई करते हैं मेंस लिखने के लिए। मतलब अगर आपको मेंस लिखना है तो सबसे पहले प्रीलिम्स आपको क्रॉस करना पड़ेगा, कट ऑफ आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन उसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं स्टेट सर्विसेज की। फॉरेस्ट वाला जो होता है उसमें इसके नंबर ऐड होते हैं, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं जो आपका स्टेट सर्विसेज है, इसमें आता है प्रीलिम्स में कट ऑफ। उस कट ऑफ को आप जैसे ही पार करेंगे, उसके बाद आपको क्या दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा कि अब आप मेंस लिख सकते हैं। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं, इसमें आपके 2 पेपर होते हैं। एक पेपर जो होता है वो जीएस से रिलेटेड होता है। आपको सिलेबस के डिस्कशन के बारे में, क्या क्या यूनिट, कौन कौन सी यूनिट होती हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी बस इतना जानिए कि यहाँ पे आपको 2 पेपर मिलते हैं। पहला पेपर जो होता है वो आपका जीएस से रिलेटेड होता है, इसमें आपकी टोटल 10 यूनिट इंक्लूड है। यहाँ पे आपको, और हर एक पेपर जो है कितने नंबर का होता है, तो अगर नंबर की बात करें तो ये 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, 200 नंबर का होता है। हर एक क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होते हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। तो यहाँ पे पहला पेपर जो है वो जीएस का होता है, और जो आपका दूसरा पेपर है उसमें मतलब मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, उसके अलावा जैसे आपके बहुत सारे मतलब वहाँ पे फ्रेजेस वगैरह आते हैं, तो बहुत सारी चीजें उसमें आती हैं। तो ये आप मान लीजिए कि यहाँ पे आप सी सैट इसको बोल दीजिए कि दूसरा पेपर जो है आपका सी सैट से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी आपका कितना है, 100 क्वेश्चन इसमें है, 100 क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है, मतलब 200 नंबर का ये हो गया आपका पेपर। तो सबसे मेन बात जो है, छोटी सी चीज आपको समझ में आई, प्रीलिम्स आपका पेपर होगा, एक दिन ही होगा, उसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा आपका जीएस का, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन, मतलब दूसरा पेपर होगा थोड़े टाइम बाद, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। इसमें एक चीज याद रखनी है कि जब हम बात करते हैं किसकी, आपके सर्विसेज की, स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन की, उसमें जो आपकी जितनी भी पोस्ट है उसके लिए इसका कट ऑफ निकालना जरूरी होता है। मतलब इसमें कट ऑफ निकालना जरूरी होता है। पहले वाले पेपर में जो आपके 100 क्वेश्चन है उसकी कट ऑफ आती है लिस्ट की, इतने क्वेश्चन आपको करने जरूरी थे, इतने मार्क्स आपको लाने जरूरी थे।
दूसरा जो आपका सी सेट है ये सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है। क्वालिफाइंग मतलब आपको सिर्फ इसमें 40% अंक लाने रहते हैं। ये हम नोटिफिकेशन में भी देखेंगे कि आपके नोटिफिकेशन में ये चीज लिखी हुई है कि अगर हम फॉरेस्ट वाले सर्विसेज की बात ना करें, स्टेट सर्विसेज की बात करें, तो उसमें जो पहला पेपर है सिर्फ उसके नंबर ऐड होते हैं, उसमें आपको कट ऑफ निकालना रहता है, ठीक है। दूसरे वाले में सिर्फ क्वालिफाइंग है, सिर्फ आपको 40% सही करने होते हैं, ठीक है। ये आपकी बेसिक चीज हो गई। जैसे ही आप प्रीलिम्स का कट ऑफ निकाल लेते हैं तो कट ऑफ निकाल लेने के बाद आपको मेंस लिखने का मौका दिया जाता है। फिर आप जाते हैं दूसरे चरण में जिसको बोलते हैं मेंस। याद रखिएगा आपकी जो फाइनल लिस्ट बनती है उसमें मेंस और इंटरव्यू के नंबर ऐड होते हैं, प्रीलिम्स के नंबर ऐड नहीं होते, ठीक है। ये सिर्फ आपको क्या करना होता है, मेंस लिखने के लिए सिर्फ निकालना होता है। मेंस और इंटरव्यू के नंबर मिलाकर आपके टोटल क्या बनते हैं, नंबर मतलब पूरी मार्कशीट बनती है, उसके बाद आपकी रैंक आती है, ठीक है। उस रैंक के हिसाब से आपको पोस्ट मिलती है। तो याद रखिएगा मेंस और इंटरव्यू जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, प्रीलिम से ज्यादा जरूरी है आपका मेंस और इंटरव्यू। और अगर इन तीनों में बात करें कि इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा फेज है या कौन सा चरण है, तब बात आती है कि ये होता है आपका मेंस। क्योंकि अगर आप मेंस में ज्यादा अच्छे नंबर लाते हैं, मतलब मेंस में अच्छे खासे नंबर लेके आते हैं, तो इंटरव्यू में अगर आपको थोड़ा कम नंबर भी मिलते हैं फिर भी आपको अच्छी रैंक मिल जाती है, अच्छी पोस्ट मिल जाती है। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो दिया जाता है वो दिया जाता है मेंस को, ठीक है। अब बात करते हैं कि मेंस में पेपर कितने होते हैं। तो मेंस में आपके 6 पेपर होते हैं, यहाँ पे आपके 6 पेपर्स होते हैं। याद रखिएगा मेंस में नंबर एक ऐड हो रहे हैं, एक तो सबसे मेन बात की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही हो गया। ये इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ थोड़ा मुश्किल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको 6 दिन जाके पेपर देना पड़ेगा, उसमें भी पार्ट ए पार्ट बी करके पेपर अलग अलग होते हैं। तो ये जो आपके 6 पेपर होते हैं इन सबके नंबर जुड़ते हैं और इन सबके बाद ही आपकी फिर रैंक बनती है। 6 दिन 6 पेपर देना मतलब बहुत लंबा हो जाता है, साथ ही साथ इतना बड़ा सिलेबस है, इसलिए मेंस जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और सबसे ज्यादा कठिन भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा मेंस के आपके होते हैं 6 पेपर। अभी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कौन सा पेपर होता है, कौन कौन से कितने कितने नंबर वो लेकर रखता है, ये सारी चीजें हम अभी देखेंगे। बेसिक चीजें हमने देखी, प्रीलिम्स हुआ जिसमें सिर्फ कट ऑफ निकालना पड़ता है, उसके बाद हम सेकेंड फेज में जाते हैं जो कि होता है मेंस। मेंस आपका 6 दिन होता है, 6 दिन में 6 पेपर होते हैं, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, अच्छे नंबर लाने पड़ते हैं। उसके बाद आपको मेंस का जब रिजल्ट आता है तब आता है इंटरव्यू कॉल, कि फिर आप इंटरव्यू देने जाते हैं जब आप मेंस में अच्छे नंबर लाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा शुरू में कि मेंस में कितने नंबर आए हैं, आपको क्या आ जाएगा, आपका रोल नंबर आ जाएगा कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए कि नहीं कर रहे हैं। फिर आपको इंटरव्यू कॉल आया, फिर आप इंटरव्यू देने जाते हैं। यहाँ पे हमने बताया कि ये जो है इसमें 2 पेपर थे और 200-200 नंबर के थे, ठीक है। यहाँ पे 6 पेपर हैं जो टोटल आपके 1500 नंबर के हैं। याद रखिएगा ये अभी हम देखेंगे कि कौन सा पेपर कितने नंबर का है, टोटल लेके चलते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो है आपका मेंस वो 1500 नंबर का है, ठीक है। फिर आता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू जो है उसके नंबर अभी बढ़ गए हैं, वो अब हो गया है 185, 185 नंबर का। मतलब आपको इंटरव्यू में जितने भी नंबर मिलेंगे 185 में से मिलेंगे, ठीक है। और आपके टोटल जो होते हैं, टोटल कितना हो गया, तो टोटल आपका हो गया 1685। और इस 1685 में फिर आपको जितने भी आपके मेंस में आएंगे प्लस इंटरव्यू के नंबर ऐड करके फिर आपकी रैंक बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया सबसे बेसिक हमारा 3 फेजेस हो गए, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ये मान के चलिए कि मैंने आपको शुरू में ही बताया ये आपका क्या है, एक युद्ध भूमि है, रणभूमि है, जहां पे आपको अपने जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं सब एक साथ लेकर चलने होंगे। प्रिपरेशन इतनी अच्छी रखनी होगी कि आपको एक ही बार में सफलता मिले, इसलिए हर एक छोटी छोटी चीज समझना जरूरी है। फिर बात यहाँ पे आती है कि आखिर ये पेपर कौन कौन दे सकता है। बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि हम बीए कर रहे हैं तो हम दे सकते हैं या नहीं, हम बीएससी कर रहे हैं, बीएससी में भी मान लीजिए हम स्पेसिफिक किसी मतलब केमिस्ट्री से कर रहे हैं या फिजिक्स से कर रहे हैं, तो जो भी स्पेसिफिक होगा उनका सब्जेक्ट, तो सबसे मेन रहता है कि यहाँ पेपर कौन कौन दे सकता है। तो आपका जो हम स्टेट सर्विसेज की बात कर रहे हैं वो पेपर कोई भी ग्रेजुएशन वाला दे सकता है, ठीक है।
ग्रेजुएशन, आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अब ग्रेजुएशन में चाहे आप बीए कर रहे हो, चाहे बीएससी कर रहे हो, चाहे आप बीटेक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप किसी मेडिकल फील्ड में हो, आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ग्रेजुएशन के बाद आप ये पेपर दे सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन और आ सकता है कि मैम अगर हम लास्ट ईयर में हैं तो दे सकते हैं कि नहीं, तो आप अगर लास्ट ईयर में हैं तो भी आप दे सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू के पहले आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए, ये एक कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जितने भी लोग हैं, अगर अब ये डाउट हो कि हम बीए कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, तो भी आप आराम से ये पेपर दे सकते हैं। ठीक है, फिर बहुत सारे लोगों के मन में ये आता है कि हमारी स्कूलिंग या मान लीजिए हम कॉलेज में पढ़ने में इतने अच्छे नहीं थे और अभी हमें लगता है कि हमें मतलब करना चाहिए, एमपीपीएससी पीएससी में जाना चाहिए, हमें भी जाना है, डेप्यूटी कलेक्टर बनना है, तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये मान के चलिए कि आपका जो बैकग्राउंड पहले था उस पर बिल्कुल नहीं डिपेंड करता कि आप कोई भी पेपर निकाल सकते हैं कि नहीं। इस पेपर के लिए सबसे मेन जरूरी है एक चीज, डेडिकेशन। आप स्कूल में अच्छे थे पढ़ने में या नहीं, और कॉलेज में अच्छे मार्क्स आए कि नहीं आए, 11th 12th में कितने मार्क्स हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप सोचें कि आपको तैयारी करनी है एमपीपीएससी की, आपको इस फील्ड में जाना है, तो बस एक चीज चाहिए कि आप बिल्कुल अपना दृढ़ संकल्प कर लें कि भाई यही करना है, हमें पूरा टाइम इसमें देना है, कहीं भी यहाँ वहां ये नहीं कि आपको पढ़ना तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि आप क्लर्क बनने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं डेप्यूटी कलेक्टर बनने की तैयारी। उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको उसको 10 बार पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज आपको रखनी है कि आप अगर सोच लेते हैं, आपके अंदर जुनून है कि नहीं करना है भाई, यही करना है, मतलब आपने, वही होती है बात कि किसी डॉक्टर ने नहीं बोला है कि आपको पीएससी करना है, अगर आपने सोचा है तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। एक बार में नहीं समझ में आ रहा, बार बार आप भूल रहे हैं, तो आपको ही रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि गोल आपका है, लक्ष्य आपका है। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं आपसे फर्क पड़ता कि आपके 10th 11th में कॉलेज में कितने मार्क्स आए थे। आपको अगर प्रिपरेशन करनी है आप बिल्कुल कर सकते हैं, राइट गाइडेंस में। हाँ, गाइडेंस सही होना चाहिए, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसके बाद आराम से आप कोई भी पेपर निकाल सकते हैं और आप डेप्यूटी कलेक्टर बन सकते हैं अपने मेहनत से, हार्ड वर्क से। यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन भी लगाया हुआ है ये बताने के लिए कि आप एक बार जब शुरुआत करते हैं तो नोटिफिकेशन अच्छे से जरूर पढ़ें। बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि जब वो मेन पेपर में जाते हैं, प्रीलिम्स देने जाते हैं, तो कभी कभी वो नोटिफिकेशन अच्छे से नहीं पढ़ते, या जो आपका एडमिट कार्ड आता है, एडमिट कार्ड में सीधे सीधे लिखा रहता है कि काले पेन का सिर्फ उपयोग करना है, कोई कोई ब्लू पेन जाके वहां पे सर्कल कर रहा है। तो सीधा आपको एक बार जरूर पढ़ना है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, सिर्फ काले पेन का यूज करना है। उसके अलावा आपने शुरू में फॉर्म भरते टाइम वहां पे स्टेट सर्विसेज और फॉरेस्ट वाली जो है दोनों फिल की थी कि नहीं की थी, क्योंकि वहां पे 2 सर्कल होते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये भी हो जाता है गलत कि वो दोनों सर्कल भर देते हैं एडमिट कार्ड में, लेकिन उनका ये रहता है कि सिर्फ उन्होंने स्टेट सर्विस के लिए भरा था। तो आपका शुरू में ही जो प्रीलिम्स का आपका होता है, मतलब पूरा फॉर्म वही गलत हो जाता है छोटी छोटी चीजों से। तो ये जरूरी है आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़ें, एडमिट कार्ड जब आता है आप एक बार उसमें अच्छे से पढ़ें कि क्या क्या चीजें बताई गई हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे सीधे सीधे लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा होगी जो आपका प्रीलिम्स है, मुख्य परीक्षा होगी मतलब आपका मेंस, उसके बाद होगा साक्षात्कार मतलब आपका इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा जो है वो कैसे होगी, वो आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ओएमआर शीट रहेगी, ओएमआर शीट में आपको सर्कल भरने पड़ेंगे। फिर बात आती है मुख्य परीक्षा की मतलब मेंस की, जो आपका दूसरा है मेंस, उसमें आपको लिखना पड़ता है, आपको कॉपी मिलेंगी, 6 दिन 6 पेपर जो होते हैं, हर बार आपको कॉपी मिलेंगी, उसी कॉपी में आपको अपने आंसर लिखने रहते हैं। तो यहाँ पे लिखित है ये चीज बताई गई है। उसके बाद आता है कि आपका जो पहला प्रारंभिक परीक्षा है जो आपकी प्रीलिम्स है, उसमें 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर 2-2 घंटे के होते हैं। पहला हो गया सामान्य अध्ययन का, दूसरा हो गया सामान्य अभिरुचि परीक्षण का मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, दोनों 200-200 नंबर के होते हैं। ये चीज मैंने यहाँ पे क्यों लगाई है, यहाँ पे आपको एक चीज देखनी है कि आपके यहाँ पे कितने नंबर का है, हर एक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का है, 2 घंटे का है। इसमें जो है नेक्स्ट पेज में आपको एक चीज मिलेगी जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती है। क्या, जैसे कि यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ है प्रश्न के हिंदी तथा
अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में केवल हिंदी अनुवाद ही मान्य होगा। और ये एग्जाम्पल जो है अभी सेट होता है आपके 2024 के पेपर में। वैसे वो क्वेश्चन डिलीट कर दिया था। इस बार के पेपर में क्या था, हिंदी में अलग चीज दी हुई थी, मतलब आरोही अवरोही जो है उसका जो इंग्लिश का वो था ट्रांसलेशन, जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग में, वो थोड़ा उल्टा हो गया था। उल्टा होने की वजह से यहाँ पे सीधे सीधे दिया हुआ है कि जो आपका यहाँ पे अनुवाद है वो कौन सा मान्य होगा, हिंदी मान्य होगा। मान लीजिए इस बार तो पीएससी ने क्या किया है, डिलीट कर दिया क्वेश्चन, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी बार वो बोल दे कि हमने तो नोटिफिकेशन में ही दिया था कि आपका हिंदी मान्य होगा, तो आपको देखकर चलना चाहिए था हिंदी, है ना। तो ये चीज जरूर याद रखिएगा कि ट्रांसलेशन अनुवाद की भिन्नता में आपको लगता है एक ही मतलब अंग्रेजी में क्या चीज है, एक बार आप हिंदी में उसके साथ साथ जरूर पढ़ें। जितना जो भी समझ में आ रहा है तो आप हिंदी में जरूर पढ़ें, क्योंकि हिंदी अनुवाद मान्य होगा, ये हमारे नोटिफिकेशन में लिखा रहता है, ठीक है, सिलेबस में लिखा हुआ है। फिर ऐसे प्रश्न जिनका दिए गए विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर है, जैसे रहता है अभी दो, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें बी और सी दोनों ऑप्शन सही कर दिया है, तो इन्होंने पहले से ही बता रखा है कि भाई सही उत्तर है तो सभी सही उत्तर को मान्य किया जाएगा, हम बी को भी सही करेंगे, सी को भी सही करेंगे, ठीक है। उसके अलावा ऐसे प्रश्न जिनका दिए गए विकल्प में से एक भी सही उत्तर नहीं है, मान लीजिए चारों में से कोई ऑप्शन सही है ही नहीं, तो प्रश्न पत्र से उसको विलोपित या डिलीट किया जाएगा। मतलब जैसे आप परेशान होते बच्चे की डिलीट कर दिया, किसी किसी में दो दो आंसर दे रखे हैं बी और सी, तो पीएससी ने पहले ही बता रखा है कि हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक बात यहाँ पे आएगी कि आपको दिखेगा ये न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। तो आपका जो मैंने बताया कि पेपर 2 है उसमें न्यूनतम 40% प्राप्त करना जरूरी है, हम यहाँ पे प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्वालिफाइंग होता है वो, और ये चीज आपको कहाँ पे मिल जाएगी, नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। फिर बात आती है यहाँ पे कि आप अगर प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, तो उसमें लिखा हुआ है कि वो साथ ही साथ में होता है, मतलब आपकी स्टेट सर्विस वाला जो प्रीलिम्स का पेपर है वो फॉरेस्ट वाले के साथ ही होता है ना, एक ही पेपर में आपके प्रीलिम्स मतलब ये वन सेवा वाला और जो आपका दूसरा है स्टेट सर्विसेज है, दोनों साथ में होते हैं, कट ऑफ दोनों के अलग अलग आते हैं, क्योंकि वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो है उसकी मेरिट सूची में प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों के प्राप्तांकों को जोड़कर तैयार किया जाता है। मतलब हम जो यहाँ पे दो पेपर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों पेपर के जो कट ऑफ है उनको मेरिट अंकों को यहाँ पे ऐड किया जाएगा, उसके बाद आपकी लिस्ट बनेगी। लेकिन अगर हम सिर्फ किसकी बात करें, स्टेट सर्विस की बात करें, तो वहां पे सिर्फ आपके पेपर 1 की कट ऑफ लिस्ट देखी जाती है, दूसरे वाले में 40% अंक लाना जरूरी है, ठीक है। ये हो गया दोनों क्लियर। प्रीलिम्स का इतना ही है, इतना ही आपको दिमाग में लेकर चलना है। उसके बाद सिलेबस में कैसे हमें पढ़ाई करनी होती है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं आपके उसको कैसे आपको एनालाइज करना है, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे हम अभी बेसिक चीजों की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर बात आता है जो मैंने आपने शुरू में बताया कि मेंस जो है 6 दिन 6 पेपर होते हैं, तो आपको शुरू में तो नहीं याद होगा कि पहला पेपर कौन कौन से होता है, दूसरे में कौन कौन सा होता है, लेकिन आपको ये याद रखना है, पहले पेपर जब आप पहले दिन जाएंगे तो वहां पे आपको 2 पेपर मिलेंगे, इतिहास और भूगोल का। तो मतलब 6 दिन पेपर है, तो ऐसा नहीं है कि 6 दिन सिर्फ 6 पेपर है, 6 पेपर के अंदर भी मतलब पहला प्रश्न पत्र है उसके अंदर भी आपको 2 सब्जेक्ट मिलेंगे, एक सब्जेक्ट मिलेगा इतिहास हिस्ट्री, दूसरा मिलेगा भूगोल ज्योग्राफी। इतिहास आपका 150 नंबर का होगा, इतिहास वाला जो पेपर है, और जो ज्योग्राफी भूगोल वाला पेपर है वो भी आपका 150 नंबर का होगा, ठीक है। ये दोनों पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे, याद रखिएगा दोनों सॉल्व करने के लिए हमें 3 घंटे मिलेंगे, मतलब 1.5 घंटे मिलेंगे हर एक पेपर के लिए, ठीक है। ये आप प्रश्न पत्र का माध्यम क्या है ये भी जरूरी है याद रखना, क्योंकि लास्ट में जब आप ऐसे की बात करेंगे, जब आप हिंदी की बात करेंगे, तो उसके लिए सिर्फ एक ही लैंग्वेज है हिंदी, मतलब चाहे कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा ही क्यों ना हो उसको भी निबंध ऐसे जो है वो हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। इसमें भी बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, तो ये भी याद रखिएगा। तो शुरू में जो पेपर है जैसे हो गया आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, इसमें आप अपने मीडियम में लिख सकते हैं। आपका अगर हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी मीडियम में लिखिए, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम में लिखिए।
फिर यहाँ पे आता है दूसरा, मतलब जब आप दूसरे दिन पेपर देने जाएंगे तो फिर आपको 2 पेपर दिए जाएंगे। एक पेपर रहेगा यहाँ पे राजव्यवस्था, राजव्यवस्था मतलब यहाँ पे हम पॉलिटी की बात कर रहे हैं। पहला पेपर रहेगा पॉलिटी का, वो भी 150 नंबर का रहेगा। दूसरा रहेगा समाजशास्त्र, ये आपका अभी बिल्कुल नया ऐड किया गया है 2024 में। सोशियोलॉजी, वो भी आपके 150 नंबर का रहेगा। इन दोनों पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें भी आप जिस भी मीडियम से हैं उस मीडियम में अपना पेपर लिखेंगे। फिर जब आप तीसरे दिन जाएंगे तो फिर आपको 2 पेपर मिलेंगे। पहला पेपर जो है वो रहेगा अर्थशास्त्र का, मतलब इकोनॉमी का, वो भी आपका किसका है, 150 नंबर का है। उसके बाद रहेगा विज्ञान तकनीकी एवं जन स्वास्थ्य, मतलब आपका साइंस वाला जो पोर्शन है, साइंस एंड टेक का, ये भी आपके 150 नंबर का रहेगा। तो आपको फिर 150 नंबर के यहाँ पे 3 घंटे दिए जाएंगे टोटल। मतलब शुरू के जो 3 पेपर हैं तीनों में 2-2 सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं। हर 2 सब्जेक्ट को हमें सॉल्व करने के लिए 3 घंटे दिए गए हैं। उन 3 घंटे में हमें पूरा पेपर सॉल्व करना है। फिर बात आती है चतुर्थ पेपर की। चौथे दिन जब आप जाएंगे तो आपको 4th पेपर जो है उसमें पहले सिर्फ एक ही पार्ट हुआ करता था 2024 में, अब उसके 2 पार्ट हो गए। पहला जो पार्ट है वो है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, मतलब यहाँ पे फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और केस स्टडी है। ये हो गया आपके 150 नंबर का। उसके अलावा उद्यमिता प्रबंधन, मतलब इसमें एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास, इन सब के लिए आपका है 150 नंबर। इन दोनों को भी सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 3 घंटे। ये भी आप हिंदी या इंग्लिश माध्यम में लिख सकते हैं। फिर बात आती है पंचम प्रश्न की, मतलब 5वें दिन जब आप जाएंगे तो आपको 5वां जो प्रश्न पत्र मिलेगा वो मिलेगा सामान्य हिंदी और व्याकरण का। अच्छा, इन सब में अगर ये क्वेश्चन है कि इतिहास में कैसे क्वेश्चन बनेंगे और भूगोल जो है उसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं सिलेबस में। डिटेल में सिलेबस दिया गया है कि आपको इतिहास, हिस्ट्री वाले पोर्शन से क्या क्या पूछा जाएगा, भूगोल, ज्योग्राफी वाले पोर्शन से क्या क्या पूछा जाएगा, कौन से पोर्शन से कितने नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। जैसे 150 की हमने बात कर ली ना, तो अभी हम ये भी देखेंगे कि 150 को कैसे डिवाइड कर रखा है, ठीक है, कितने क्वेश्चन जो हैं कितने नंबर के रहेंगे, तो अभी हम ये भी देखेंगे। फिर आता है 5वें दिन आप गए, आपको हिंदी का पेपर मिला। हिंदी का पेपर आपका है 200 नंबर का, और याद रखिएगा इसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, 1 घंटे कम कर दिया गया, 2 घंटे दिए जाएंगे सिर्फ हिंदी पेपर सॉल्व करने के लिए। और ये सिर्फ आपको हिंदी में ही लिखना है क्योंकि हिंदी का पेपर है, सीधी बात है, ठीक है। फिर जब आप 6वें दिन जाएंगे, 6वें दिन आपको पेपर मिलेगा निबंध का और प्रारूप लेखन का। ये आपके 100 नंबर का है और इसमें आपको 250 जो है आपको 2.5 घंटे मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप 6वें दिन गए तो आपको निबंध लिखना है, निबंध के साथ साथ प्रारूप लेखन भी रहता है, 100 नंबर का है और आपको 2.5 घंटे दिए जा रहे हैं उसको लिखने के लिए, और ये भी आपको हिंदी में ही लिखना है। तो एक और चीज कि अगर इंग्लिश मीडियम के लिए बच्चे जो हैं वो भी निबंध हिंदी में ही लिखेंगे, ठीक है, हिंदी में, मतलब निबंध और प्रारूप लेखन ये सब आपको हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। ये आपके 6 दिन के 6 पेपर हो गए, ठीक है, टोटल योग हो गया आपके 1500 का। फिर यहाँ पे आता है जब आप मेंस जो मुख्य परीक्षा है उसमें अच्छे नंबर लाएंगे, फिर आपको आएगा इंटरव्यू कॉल। इंटरव्यू जो है वो 185 नंबर का है, ये हम बात कर चुके हैं, और यहाँ पे टोटल आपका अंक हो गया 1685, ठीक है। अब हमने ये बात करी कि जो आपके पेपर हैं शुरू के 1, 2, 3, 4 सब 150 के नंबर के हैं, 3-3 घंटे दिए जा रहे हैं। अब बात ये आती है कि वो 150 जो है वो डिवाइड कैसे होगा। तो फिर उसके लिए पीएससी ने और चीजें डिटेल में बताई कि आपके 150 जो अंक हैं वो हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो उन्होंने बताया कि जो आपका प्रश्न पत्र पहला है, दूसरा है और तीसरा है, मतलब स्टार्टिंग के जो आपके 3 पेपर हैं, पहले पेपर जब आप जाएंगे तो उसमें क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, तो सबसे पहले आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 2-2 नंबर के होंगे। तो पहले पेपर में आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे जो 2 नंबर के होंगे। उसके बाद आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 7 नंबर के होंगे, ठीक है। तो फिर पहले 15 क्वेश्चन मिले 2 नंबर के, फिर 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 7 नंबर के होंगे, फिर आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि क्या होंगे, 10 नंबर के होंगे।
मतलब यहाँ पे आपको किस हिसाब से डिवाइडेड होगा, 2, 7 और 10। और इसमें यह भी बताया है कि शब्द संख्या कितनी होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि 2 नंबर का है तो आप कितना भी लिख दीजिए, नहीं, बताया हुआ है 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 20 शब्द लिखने हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको लगभग 60 शब्दों में लिखना है, और अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो लगभग आपको 200 शब्दों में लिखना है, 200 वर्ड्स में लिखना है। तो ये भी आपको चीजें याद रखनी है। ये तब बहुत काम आता है जब हमें, क्योंकि डिटेलिंग अगर नहीं पता है तो हम बहुत सारी चीजें लिखने की कोशिश करते हैं। वैसे वहां पे स्पेस जो है वो लिमिटेड है, लेकिन हमें लगता है कि जितना ज्यादा लिखेंगे उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे, लेकिन उससे निगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है कि वहां पे हमारी शब्द संख्या बढ़ जाती है। इसलिए ये भी याद रखना है कि 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ 20 शब्द लिखने हैं, 7 वाले में 60 शब्द लिखने हैं, और जो आपका 10 नंबर वाला है उसमें 200 शब्द लिखने हैं। स्पेस आपको दिया रहता है कॉपी में। तो ये आपके टोटल हो गए 150 नंबर। और ये किसके लिए है, स्टार्टिंग के 3 पेपरों के लिए है ना, पहले, दूसरे, तीसरे में, जिसमें हमारा आता है हिस्ट्री हो गया, भूगोल हो गया, राज्य व्यवस्था जो आपका पॉलिटी है, इकोनॉमी है, सोशियोलॉजी है, साइंस एंड टेक है। इन सब पोर्शन में हम देखेंगे कि सेम पैटर्न फॉलो होगा। पहले 15 क्वेश्चन 2 नंबर के, उसके बाद 10 क्वेश्चन 7 नंबर के, उसके बाद 5 क्वेश्चन 10 नंबर के। ठीक है, फिर बात आती है चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न जो है वो थोड़ा सा अलग रखा गया है। चौथा प्रश्न पत्र जो है आपका, मतलब 4th पेपर जो होगा, चौथे दिन आप जाएंगे आपको चौथा पेपर मिलेगा। चौथे पेपर में आपको बताया गया है कि भैया 16 प्रश्न जो हैं आपको वो 2 नंबर के मिलेंगे। मतलब यहाँ पे 15 की जगह 16 कर दिया गया कि आपको थोड़ा ज्यादा लिखना है। 2 नंबर वाले आपको 16 मिलेंगे। यहाँ पे 7 नंबर वाले जो हैं वो कितने मिलेंगे, 8 क्वेश्चन मिलेंगे। तो 8 क्वेश्चन मिलेंगे 7 वाले। उसके बाद यहाँ पे 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 11 नंबर के। मतलब यहाँ पे नंबर भी चेंज है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी चेंज है। तो 11 नंबर हो गया, 11 नंबर के आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन मिलेंगे। 7 नंबर के आपको सिर्फ कितने मिलेंगे, 8 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और एक आपको सबसे लास्ट में लिखी रहेगी केस स्टडी। केस स्टडी आपकी अकेले 18 नंबर की रहेगी, याद रखिएगा। केस स्टडी जो है वो 18 नंबर की रहेगी अकेले। तो यहाँ पे आपका हो गया कि 2 हो गया, 7 हो गया और 11 हो गया। तो यहाँ 10 की जगह जो बड़ा वाला क्वेश्चन है वो 11 नंबर का रहेगा, और एक केस स्टडी भी शामिल रहेगी। केस स्टडी 18 नंबर की रहेगी। केस स्टडी क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे डिटेल में सॉल्व करते हैं, ये सब हम आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे। ये हमारा एक सीरीज रहेगा जिसमें हम एक छोटी छोटी चीजें डिस्कस करेंगे। जैसे आज हमने डिस्कस किया प्रीलिम्स के बारे में, मेंस के बारे में, अभी इंटरव्यू के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम धीरे से आगे जब जाएंगे तो हम सिलेबस डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स का, उसके बाद सिलेबस डिस्कस करेंगे मेंस का, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको बुक्स बताई जाएंगी कि आप कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए। अगर हम लूसेंट की ही बात करें कि सब बोलते हैं लूसेंट से पढ़ लो, 50% से ज्यादा तो वहीं से आ जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं है लूसेंट याद करना, बहुत सारे क्योंकि फैक्ट हैं। तो हम ये भी बताएंगे कि लूसेंट कैसे पढ़ना है, तो सारी चीजें बताएंगे। ये आपका सीरीज रहेगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको सारे जो लेक्चर हैं वो टाइम से मिलते रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया, ये कौन सा है, चौथे प्रश्न पत्र की हम बात कर रहे हैं। हिंदी का हमने देख लिया, निबंध का हमने देख लिया, हमने टाइम भी देख लिया, और ये सारी चीजें आपको पहले 3 जो है उसके लिए 2, 7 और 10 का पैटर्न रहेगा। चौथा जो प्रश्न पत्र है उसमें 2, 7 और 11 के आपके नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, फिर आता है आपका निबंध। छठा जो है वो है निबंध। निबंध में आपको 2 तो निबंध लिखने हैं। इसमें यह भी बताया हुआ कि आपको 2 निबंध लिखने हैं। पहला जो निबंध है वो लगभग 1000 जो शब्द हैं उसको लिखना है। ठीक है, 1000 शब्दों का लिखना है, जो कि आपके 50 नंबर का रहेगा। मतलब एक निबंध आपको 50 नंबर का मिलेगा, जिसमें आपको लगभग 1000 शब्द मिलने हैं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत रहती है, क्योंकि उनकी जो हिंदी में पकड़ है वो भी ज्यादा नहीं रहती, और हिंदी में मतलब स्पीड भी कम रहती है, क्योंकि हिंदी में लिखते नहीं है कभी इतना ज्यादा। तो आप थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस चालू करेंगे कि आपको हिंदी में जो स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए, जिससे आप निबंध का पेपर आराम से कंप्लीट कर पाए। क्योंकि यहाँ पे एक तो आपको निबंध लिखना है 1000 वर्ड्स का, ठीक है, 1000 शब्दों का।
एक दूसरा आपको निबंध मिलेगा जो कि 500 शब्दों का मिलेगा, 500 वर्ड्स का, ठीक है, वो आपके 20 नंबर का रहेगा। एक 50 नंबर का रहेगा, एक 20 नंबर का रहेगा। फिर आपको एक मिलेगा प्रारूप लेखन। प्रारूप लेखन भी लगभग आपको 500 शब्दों में लिखना है, जो कि आपके 15 नंबर का रहेगा। एक आपको लिखना है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन लगभग 250 शब्दों में लिखना है, जो आपके रहेगा 15 नंबर का। तो ये हो गया आपका निबंध में, मतलब आप 6वें दिन जब जाएंगे निबंध का पेपर लिखने, तो वहां पे आपको 4 चीजें मिलेंगी। स्टार्टिंग में 2 निबंध मिलेंगे, एक मिलेगा 1000 का, 1000 और एक मिलेगा आपके 500 वर्ड्स का। उसके बाद आपको मिलेगा प्रारूप, जिसमें आपको 500 वर्ड्स लिखने हैं, 500 शब्द लिखने हैं। उसके बाद मिलेगा एक प्रतिवेदन, जो आपको 250 शब्दों में लिखना है, ठीक है। और ये कि याद रखिएगा कि ये कंपलसरी है, मतलब आपको प्रारूप लेखन अच्छे से आना ही चाहिए, आपको प्रतिवेदन लिखते अच्छे से आना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये हो गया आपके 15-15 नंबर के ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, ये पूरा का पूरा आपको 2.5 घंटे में कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पे हो गया राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में खंड आ और खंड बा, मतलब आपको जब एक पेपर दिया जाएगा तो हर एक पेपर में 2 भाग होंगे, 2 भागों में डिवाइड रहेगा। एक रहेगा आपका खंड आ, एक रहेगा खंड बा, मतलब एक रहेगा पार्ट ए, एक रहेगा पार्ट बी। तो पार्ट ए और पार्ट बी को मिलाकर अनारक्षित की बात करें, मतलब अनरिजर्व विद्यार्थियों की बात करें, तो न्यूनतम जो है 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसी प्रकार अनारक्षित महिला श्रेणी अभ्यर्थियों को भी न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब हर एक पेपर में, यहाँ प्रत्येक प्रश्न पत्र की बात कर रहे हैं हम, ये चीज बहुत अच्छे से सुनिएगा। मान लीजिए आपका कोई पेपर बहुत अच्छा गया, आपको लगता है कि ये तो पेपर बहुत ही अच्छा गया, लेकिन उनमें से कोई एक पेपर ऐसा है, पार्ट ए और पार्ट बी, है ना, तो कोई भी ऐसा पेपर है जो काफी खराब चला गया है, तो उससे दिक्कत हो सकती है आपको, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि आपको प्रत्येक प्रश्न पत्र में 1 से लेके 6 तक सब में 40% एटलीस्ट लाना जरूरी है। अब ज्यादा लाइए, रैंक लाइए, ठीक है, लेकिन मिनिमम आप 40% आपको लाना ही पड़ेगा, तभी मतलब आपकी फिर जो मतलब पूरी की पूरी जो कॉपी है उसको नंबर जोड़े जाएंगे और फिर इंटरव्यू कॉल आएगा। किसी एक में आप अगर बहुत कम नंबर लाते हैं तो फिर आप बाहर हो जाएंगे, चाहे आपका दूसरा पेपर कितना ही अच्छा क्यों ना गया हो, ठीक है। इसलिए आपको कोशिश क्या करनी है कि हर एक पेपर को बराबर वेटेज देके रखना है, क्योंकि सबके नंबर इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे ST SC OBC की, तो वहां पे 30% जो है वो लाना जरूरी है, तो ये चीज जरूर याद रखिएगा। या फिर बताया गया है कि 3 गुना लोगों को बुलाया जाता है इंटरव्यू कॉल के लिए, तो ये चीजें मतलब आपका नाम है तो अच्छी बात है, नाम नहीं है तो कितने गुना लोग बुलाए जा रहे हैं इससे फर्क ही नहीं पड़ता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे हमने पेपर 1 से लेके पेपर 6 तक की बात की। लास्ट के जो पेपर हैं 5वां और 6वां, वो आपको हिंदी में ही लिखना है। निबंध आपको 2 लिखने पड़ेंगे, उसके अलावा प्रारूप और फिर प्रतिवेदन लिखना पड़ेगा। ये आपका हो गया पूरा का पूरा किससे रिलेटेड, ये हो गया मेंस से रिलेटेड। फिर बात आती है इंटरव्यू की। लास्ट में आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। इंटरव्यू में याद रखिएगा आपका लेवल एजुकेशन का जो है वो नहीं चेक किया जाता, क्योंकि आप मेंस लिख कर आ रहे हैं, आपके मेंस में अच्छे नंबर हैं तभी आपको इंटरव्यू कॉल आया है। तो वहां पे ये नहीं है कि आपसे कितना आता है कितना नहीं आता है, वो चेक हो चुका है मेंस में। इंटरव्यू में ये देखा जाता है कि आप कितने अच्छे तरीके से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा कि इंटरव्यू में जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्कूल कॉलेजेस में ज्यादा बात नहीं करते हैं, है ना, उनका ये रहता है कि हमें ज्यादा मतलब नहीं है, अपने अपने में ही रहते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट कहलाते हैं, है ना, जो मतलब अंतर्वर्ती टाइप के थोड़ा होते हैं। आपको क्या करना है, आपको बहिर्मुखी बनना है ना। बहिर्मुखी मतलब एक्सट्रोवर्ट। आप अपने बातों को, अपने विचारों को, जो भी आप सोच रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से सामने वाले को बता पाते हैं। क्योंकि कॉलेज स्कूल में आपने बात नहीं की, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, वो अलग बात है, लेकिन अब आप जिस सर्विस में जा रहे हैं वहां आपको लोगों से बात करनी है, लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, सरकार की बात पहुंचानी है, इसलिए आपका बहुत अच्छे तरीके से बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंटरव्यू में सिर्फ यही चेक किया जाता है कि आप अच्छे तरीके से बात कर पा रहे हैं कि नहीं, अपने विचारों को व्यक्त कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंटरव्यू की तैयारी भी पहले दिन से ही चालू होती है। ये नहीं है कि आपने प्रीलिम्स पढ़ लिया फिर मेंस पढ़ लिया, उसके बाद जब इंटरव्यू आएगा तब हम देखेंगे।
पर्सनालिटी में चेंज एक दिन में नहीं होता है। और आपका जो पेपर 4 है उसमें एक टॉपिक भी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का विकास। वो है ही इसलिए जिससे आपके व्यक्तित्व में विकास हो, जो कि इंटरव्यू में भी काफी हेल्प करेगा आपकी। ठीक है, तो पहले दिन से कैसे कर सकते हैं इंटरव्यू की तैयारी? आप जो भी पढ़ते हैं उसको व्यक्त करने की तैयारी करें। मतलब आप सोचे कि मैं अगर किसी छोटे बच्चे को बताऊंगा तो उसको कितने अच्छे तरीके से बता सकता हूँ, उसको हर चीज समझ में आनी चाहिए। तब ये माना जाएगा कि आप कोई भी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो वहां पे भी आप अच्छे से आंसर कर लोगे। कोई सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लीजिए कहीं पे दंगा हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आप उसे भी अच्छे से हैंडल कर लोगे। ठीक है, तो इसलिए पहले दिन से तैयारी आपकी चालू हो जाती है मेंस की, इंटरव्यू की, और प्रीलिम्स तो मेंस से साथ ही चल रहा होता है। तो ये आपका हो गया टोटल कि एमपीपीएससी में 3 फेजेस हैं, प्रीलिम्स है, इंटरव्यू, मेंस है, फिर इंटरव्यू है। प्रीलिम्स में आपको 2 पेपर हैं जो कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करके मेंस दिलाने में सहायक है। उसके बाद मेंस आपका जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुख्य परीक्षा कहलाता है। उसमें आपको 6 दिन 6 पेपर मिलेंगे। हर एक पेपर में कितने आपको पार्ट्स मिलेंगे, कौन सा पोर्शन कितने घंटे में कंप्लीट करना है, कितने नंबरों का है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इंटरव्यू के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, डिटेलिंग हम आगे देखते जाएंगे आने वाले लेक्चर्स में। इसके बाद जो मैंने एक चीज यहाँ पे ऐड की है वो की है पोस्ट, कि कौन कौन सी पोस्ट आते हैं। यहाँ पे कुछ पोस्ट मैंने ऐड कर दी हैं, जैसे कि आपका हो गया यहाँ पे डेप्यूटी कलेक्टर हो गया, उसके अलावा आपका जैसे हो गया कि यहाँ पे आप डीएसपी बन सकते हैं, फिर आप सीएमओ बन सकते हैं, जैसे आपका मुख्य नगर पालिका अधिकारी हो गया, उसके अलावा अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त, वाणिज्यिक कर मतलब आप कमर्शियल टैक्स ऑफिसर जो है, उसके अलावा एक्साइज ऑफिसर है, जो जिला है वहां का सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पे आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो बहुत सारे जो है यहाँ पे मैंने बहुत सारी ऐसी आपकी क्या है अलग अलग पोस्ट हैं, कुछ के मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल रखे हैं मोटिवेट करने के लिए कि आप किस चीज को टारगेट करके चल रहे हैं। डेप्यूटी कलेक्टर हो गया, जैसे आपका कुछ जो है वो आपको पता होती है, जैसे आपका नायब तहसीलदार हो गया है ना, और लेबर ऑफिसर हो गया, एक्साइज ऑफिसर हो गया, ये सारी चीजें आपको पता होती है। कुछ नहीं पता होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है कि आप असिस्टेंट डायरेक्टर भी बन सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में, जनसंपर्क एक विभाग है जो आपका, उसमें भी बन सकते हैं। तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शन आते हैं। तो याद रखिएगा आपको क्या करना है, शुरू से लेके लास्ट तक अपनी तैयारी, रणभूमि के लिए अपनी तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों से रखनी है, हर एक चीज पे ध्यान देना है, जिससे एक बार में ही आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके। कोई भी डाउट है आज के लेक्चर में तो आप जरूर कमेंट करके पूछें। इसके बाद हम डिटेलिंग आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।